नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट ने तो परेशान किया ही है, लेकिन मार्केट जो परेशान हुआ है वो कच्चे तेल से हुआ है, और कच्चे तेल के भी जो पीछे शख्स है उनसे हुआ है। अब ये शख्स क्या करने वाले हैं इसका तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन क्रूड ऑयल क्या करने वाला है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किस तरह से इसकी स्ट्रेंथ दिख रही है, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अजय केडिया सर जुड़े हैं, मार्केट के दिग्गज हैं, एमडी हैं केडिया कमोडिटी से। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, मैं यही जानना चाहता हूं, ये जो मार्केट में क्रूड ऑयल है इसके पीछे जो शख्स हैं, इनकी प्रवृत्ति देखते हुए मार्केट क्या सोच रहा है, क्रूड ऑयल को लेकर क्या सोच है? नमस्कार विवेक जी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जब से डोनाल्ड ट्रंप हम बोल सकते हैं यूएस के प्रेसिडेंट बने, तब से हमने देखा कि कोई ऐसा दिन नहीं गया कि उनका ट्वीट नहीं आए हो और वो पूरी दुनिया को जगाया नहीं हो। हमने देखा जैसे वो जुड़े थे, जब क्रिटिकल मेटल लिस्ट उन्होंने अपडेट की थी, जिसके बाद सोने चांदी में हमने जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। और अब हम देख रहे हैं कि 1 मार्च ऑनवर्ड्स रोज हम देख रहे हैं ईरान के पीछे पड़े हैं, और उसी के चलते हमने रिजल्ट, आज मॉर्निंग में भी हमने जब सुबह 7 साढ़े 7 ब्रीफिंग देखी थी, तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि 2 से 3 हफ्ता और समय लग सकता है यूएस को निकलने। यहाँ पे यूएस की स्थिति काफी खराब होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते वो अब निकलना ही एक विकल्प देखते हैं। उसी के चलते आज हमने देखा कच्चे तेल में 6% की तेजी रही है। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ विवेक जी, तभी भी हमने देखा 120 का लेवल दिखाया था, जबकि पिछले 2 साल से कच्चा तेल सरप्लस में था डिमांड के मुकाबले। कोविड के बाद से हम देख रहे थे, तो इतना उम्मीद नहीं था। बट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा लोकेशन है, चौक पॉइंट है, जो 20% ग्लोबल ऑयल को सप्लाई देता है। और अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हुए उसी की वजह से ये तेजी बनी है, और मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रहेगा। अगर आज युद्ध विराम हो भी जाता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शंस हुए हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको रीइंस्टेट होने में बैर मिनिमम 2 से 3 महीना लगेगा। कतार ने तो 5 साल का है। बट मुझे लगता है कि इसके चलते कच्चा तेल $100 के ऊपर अप्रैल मंथ भी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक है सर। सर, एक चीज़ जो कि मार्केट में हमने देखा कि लोग कह रहे हैं जी पेट्रोल डीजल 100 रुपये चल रहा है, और हमारी जो सरकार है उसने बहुत तरह के मेजर्स लिए। फॉर एग्जांपल, एक्साइज ड्यूटी घटाई 10-10 रुपये पेट्रोल डीजल पर, और हमने बहुत तरह से अपनी जो 60 दिन के रिज़र्व हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय सरकार के पास आम आदमी के लिए क्या विकल्प है? क्या पेट्रोल डीजल, अगर ये थोड़े दिन और चल गया, 2-3 हफ्ते, जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, चलो ठीक है उनको एग्जिट करना है, तो हम ये 2-3 हफ्ते पचा पाएंगे? हमारे ऊपर तो कोई पेट्रोल डीजल का इम्पैक्ट नहीं आने वाला ना? देखिए, इंडिया ने पिछले 10-12 साल में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छे बना रखे थे। हम जानते हैं कि 2017-18 में भी ऐसे ही विकल्प हुआ था, जब ईरान पे सैंक्शंस लगे थे। तब हमने देखा ईरान से हम लेके आ रहे थे, अभी हम बीच में रशिया से लेके आ रहे थे, और अभी भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमने उसके रिसोर्स हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज रही है कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी अच्छा काम किया, जिसके चलते आज हम बराबर 1 महीने के ऊपर हो चुके हैं, बट हम सरवाइव कर पा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कोई चेंजेस हुआ नहीं है। और जो एक्साइज रिडक्शन का जो स्टेप लिया गया है वो इतना वाइटल और अच्छा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज ने भी वो स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा पिंच हम आम आदमी पे नहीं आते हुए दिखे। काफी कंट्रीज में तो रेशनलाइजेशन होने चालू हो चुके हैं। टाइमिंग, यस, अब जैसे से ये 2 हफ्ता 3 हफ्ता आगे बढ़ता है, इंडिया को भी पिंच लगना चालू हो जाएगा। बिकॉज रशिया ठीक है, एज ए फ्रेंड सप्लाई देगा, लेकिन वो आपको कोई $50-55 में देने वाला नहीं है। आज अगर $100 के ऊपर कच्चा तेल कंटिन्यू टिकता है, तो उसका डेफिनेटली हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और पड़ा भी है। हम 736 से करीबन 698 पे पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में 709 के आसपास थे, जो 698 पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी के चलते रुपए में भारी गिरावट आई है। तो गवर्नमेंट उस पर ऑलरेडी मेजर्स कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्टिंग हमने पहले से ही करके रखे हैं। बट आई थिंक अगर ये लंबा चलता है तो इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, ना मार्केट के लिए ना इकोनॉमी के लिए। सर, लोग यही जानना चाहते हैं कि क्रूड ऑयल का जो फिलहाल $119 वाला हाई था, फिलहाल वही हाई हम मान लें कि वो नहीं कटेगा। अगर ये युद्ध मान लीजिए 2-3 हफ्ते चलता है, तो क्या ये प्राइस इन है कि भाई हमें पता है कि एक इवेंट में जो एक शख्स है वो खुद ऊब चुका है,
वो खुद भागना चाह रहा है उस युद्ध से। और वो हम ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है उनके स्टेटमेंट से। वो भले ही कुछ भी बोल रहे हो कि वो 2-3 हफ्ते चलेगा वॉर, नहीं चलेगा, सब कुछ है, लेकिन वो खुद शख्स ऊब गए चुके हैं और भागना चाह रहे हैं उस युद्ध से। तो ऐसे में क्रूड ऑयल के अपसाइड की पॉसिबिलिटी कि $119 पार हो जाएगा, ये कितनी है? और अगर ये शख्स खुद वापस अपने आप के कदम खींच लेते, किसी भी कुछ फेस अपना दिखा के कि हाँ जी, जैसे इन्होंने किया था अभी 1-2 दिन पहले कि डिफेंस वाले बंदों को भेज दिया, उनको बुलवाया कि हाँ जी हमने इतने हमले कर लिए हैं, ईरान को धमका रहे हैं कि अभी मैं 2-3 हफ्ते और तुम्हें तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन जब हमें पता है कि युद्ध समाप्ति होना फाइनली, तो क्या नया हाई बनेगा? 119 को पार करेगा? जी देखिए, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि 119-20 का लेवल पार करेगा क्या, और वो क्यों पार करेगा। तो मैं जैसे बताऊं, हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है। आज यूएस में प्रोडक्शन है, रशिया, ये सारा माल हमारे पास काफी है। लेकिन इंपॉर्टेंट कैसा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा चौक पॉइंट है जहाँ से डिलीवरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा जैसे कतार है, कतार के अंदर जो बम्बार्डिंग हुई है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज क्षति पहुंची है, उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी में ड्रॉप आया हुआ है। वैसे मिडिल ईस्ट के अंदर अभी भी जो युद्ध चालू है, उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर सपोज ये सीज फायर हो भी जाता है और डोनाल्ड ट्रंप सक्षम रहते हैं यहाँ से निकलने के लिए भी, तब भी मुझे लगता है कि कम से कम 2 महीना लग जाएगा इस चीज को सेटल डाउन होने में और नई इक्वेशंस बनने में। तो जब तक सौका लेवल नहीं पहुंचता, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी बने हुए हैं, मुझे लगता है कि ये आराम से 120 का लेवल वापस तोड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि चैलेंज ये नहीं है कि हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास तेल है, बट वो तेल डिलीवर नहीं हो रहा है। ये संडे को ओपेक की बैठक भी है। अब वहां से समझना पड़ेगा ओपेक उस पर क्या एक्शन लेता है। बिकॉज ओपेक ज्यादा, जो पहले हम देख रहे थे कि सऊदी कंटिन्यू प्रोडक्शन कट करने में लगा हुआ था बिकॉज प्राइस को स्टेबल करना था, अब कहीं ना कहीं सप्लाई के लिए कोई नहीं बोल रहा है कि मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई बढ़ी हुई है। खाली जो लॉजिस्टिक है वो इम्प्रूव हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट आई थिंक 120 का लेवल टूट जाएगा। तो 120 का लेवल एक बार के लिए टूट सकता है, ये रिस्क है मार्केट में। ओपेक की बैठक पर भी नज़र होगी जो कि संडे को होने जा रही है। प्रोडक्शन रिज्यूम करना, प्रोडक्शन की लॉजिस्टिक्स को संभालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सर बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं केडिया सर, मैं उन पर भी आता हूं। जैसे ब्रेंट क्रूड अगर हम देखेंगे तो इस पूरे महीने में फरवरी टू मार्च करीब 49% चला सर। गोल्ड सिल्वर में करीब 12 से 13% की गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन शुगर, कॉफ़ी, रफराइज, कॉर्न, कोकोआ, इन सभी में एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला। केडिया सर, ये जानना चाहता हूं एग्री कमोडिटी पर आपका व्यू, क्योंकि हमने देखा कि एक होता है ना कि खाने पीने की चीज़ों को लेकर सारे देश थोड़े से इस विचारधारा में आ जाते हैं कि कम से कम इनके रिजर्व संभाल के रखो, जो इंपोर्ट है जल्दी से उस इंपोर्ट को पूरा कर लो, ताकि कहीं युद्ध की परिस्थिति में ये माल भी की आवाजाही पर भी रोक ना लग जाए या दिक्कत ना हो जाए। आपको क्या लगता है सर, एग्री कमोडिटीज़ में ये अभी हॉट बनी रहेंगी या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं? चलिए, अगर हम मार्च से पहले जाते हैं तो जो कमोडिटी की सुपर साइकिल थी उसमें हमने देखा कच्चा तेल पहले बढ़ता है, फिर सोना चांदी बढ़ता है, फिर बेस मेटल और एग्री कमोडिटी बढ़ती है। बट अब जिस ढंग से लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है एग्री कमोडिटी के अंदर जबरदस्त तेजी बनेगी। सबसे पहले तो कच्चे तेल को ही लेते हैं। कच्चे तेल की तेजी की वजह से पाम ऑयल के भाव आप देखिए 4,800 रिगिट के करीब पहुंच चुके हैं, और बताया जा रहा है कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हम 5,200 तक का लेवल देख पाएंगे। अगर पाम ऑयल महंगा होता है, बिकॉज देखो पाम ऑयल का यूज कैसा है, E20 के अंदर हम एथनॉल के अंदर ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है, इंडिया भी यूज करती है। और अब तो इंडोनेशिया B50 की बात करी, मतलब 50% हम ब्लेंड कर देंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, क्या पाम ऑयल की तेजी आएगी। पाम ऑयल की तेजी के चलते जो अदर ऑयल है, चाहे हम सोया ऑयल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, इनमें भी तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। और लिहाजा इसी चलते हमने मस्टर्ड की क्रॉप आवक चालू है, क्रॉप भी अच्छी है, उसके बावजूद हमने भाव में बढ़ते हुए देखिए। सोयाबीन के भाव देखिए, जो 4400-4500 हुआ करते थे, आज करीबन 5600-5800 के ऊपर जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यस, कच्चे तेल की वजह से एक तो माल धुलाई महंगी हो जाती है, उसका भी असर पड़ता है। लेकिन स्टॉक लाइक कमोडिटी लाइक शुगर, मेज, इनमें भी तेजी बनने लग जाती है, बिकॉज ये एक तरह का सब्सटीट्यूट है कच्चे तेल का, जहाँ पे ये ब्लेंड में यूज होता है। तो आई थिंक जो कच्चे तेल का इम्पैक्ट है वो अब डिमांड इम्पैक्ट नहीं है, बट कंसर्न इम्पैक्ट के चलते हम सभी एग्री कमोडिटी पे भी इसमें उछाल आते हुए देख पाएंगे। ठीक है सर, वैसे तो सोना चांदी पर बात मैं नहीं करना चाह रहा था कि, लेकिन सोना चांदी पर सर आपका व्यू, सोना चांदी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है सर आपको?
विवेक जी, जनरली हम देखते हैं जब भी लड़ाई होती है तो सोना चांदी बढ़ना चाहिए। हम्म। बट इस बार हमने देखा कि मार्केट में गिरावट, तो ये एक बार की बात नहीं है। आप 2022 को देख लीजिए, 2022 में भी जब मार्च में हमने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा था तब सोने में गिरावट आई थी। या 2008 देख लीजिए, 2008 में हमने इक्विटी मार्केट क्रैश होते हुए देखा था, तब भी सोने में गिरावट आई। और ये गिरावट जो होती है वो करीबन 5 से 6 महीने का होता है। 2008 में भी जब गिरावट आई तो अक्टूबर 2008 से सोना चलना चालू हुआ, जो $600 से $1900 का लेवल दिखाया था, जो गया था अप्रैल 2011 में। हम्म। सिमिलरली 2022 में भी अगर आप देखोगे तो ये $1650 के करीब गोल्ड चलता था, और यहाँ से जो तेजी आई वो हमने 5600 का लेवल आते हुए देखा। तो मेरा मानना है कि ये लड़ाई के बाद जो 4 6 महीना है वो खराब हो सकता है सोने चांदी के लिए, बट उसके बाद मार्केट में वापस एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। हालांकि हम्म। रिटर्न्स पिछले 2 सालों में जो बने हैं वो पिछले 20 25 सालों में कभी नहीं बने हैं। बट हम्म। अभी भी आप देखिए थोड़ा कंसर्न्स है, तो टाइमिंग मुझे लगता है गिरावट का रुख रह सकता है। प्राइजेस के अंदर मैं 3400 3500 के आसपास देख रहा हूँ, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 1,15,000 1,18,000 का लेवल दिखा सकता है, बिकॉज रुपए की जो गिरावट है वो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को एलिवेटेड लेवल्स पे रखेगा। वहीं चांदी की अगर बात करें, 70 के नीचे आ चुकी है, और नीचे में मुझे लगता है कि 52 53 डॉलर तक जा सकता है, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट में अभी हम जो देख रहे हैं 3.25 या 3.30 के आसपास का, यहाँ से मुझे लगता